हेलो गाइस, मेरा नाम है दीपक और आपका स्वागत है द बैक बेंचर्स में। तो हमने अपनी पहली वीडियो में साइंस का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस को हमने निपटा दिया था, जिसके 8 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो आज है हमारे पास एसएसटी, और एसएसटी में हमारे पास कौन सा चैप्टर है? नेशनलिज्म इन यूरोप। तो यूरोप में नेशनलिज्म कैसे आया था, तो हमें ये समझना है। इसके बेस पे टोटल 12 मार्क्स के क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो इसके ऊपर भी हम प्रिपेयर करेंगे। तो हमें समझना पड़ेगा कि नेशनलिज्म यूरोप होता क्या है। तो आपकी बुक्स में एक फोटो आती है। सबसे पहली फोटो जो नेशनलिज्म की चैप्टर स्टार्ट होते ही एक फोटो आई है, जिसमें काफी सारे लोग अपनी कंट्री का फ्लैग लेके जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है उसको क्रॉस कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि काफी कंट्री जो नेशनलिज्म हो गई है उसको सल्यूट, स्टैचू ऑफ लिबर्टी को सल्यूट कर रही हैं और वहां से क्रॉस हो रही हैं, उस स्टैचू से क्रॉस हो रही है। और इसका मतलब ये है कि वो कंट्री नेशनलिज्म हो गई है। और जो कंट्री अभी दूर दिख रही है वो अभी नेशनलिज्म नहीं हुई है, वो अभी उनका प्रोसेस बाकी है। तो नेशनलिज्म यूरोप में सबसे पहला एक आपने कहावत सुनी है, कद्दू कटेगा समय बटेगा। तो ये हाल हुआ था, क्योंकि सबसे पहले ये जो कद्दू था, वो कद्दू कौन था? फ्रांस था। तो फ्रांस से अपना सबसे पहला रेवोल्यूशन स्टार्ट होता है। तो मैं पहले इसको इरेज कर देता हूं, उसके बाद मैं आपको आगे का बताता हूं। फ्रांस करीबन 1789 में फ्रेंच नेशनलिज्म शुरुआत हुआ था। फ्रेंच नेशनलिज्म की शुरुआत हुई थी। तो फ्रेंच नेशनलिज्म की शुरुआत हुई थी करीबन 1789 में। तो अब 1789 में शुरू हुआ। अब उसको आगे हमें पता है कि उससे पहले कौन कौन आया था। सबसे पहले थी मोनार्की। और मोनार्की में कुछ मोनार्की जो थी वो काफी बेकार थी। क्यों बेकार थी? क्योंकि वहां पर उसमें कोई किसी भी लोगों को अपने राइट्स नहीं थे, उनको किसी भी प्रकार के राइट्स नहीं थे। वहां पर 3 स्टेट्स बनी हुई थी। अगर मैं पहले 9 का रिवीजन करा दूं तो मोनार्की टाइम पे फ्रेंच मोनार्की पे करीबन 3 स्टेट्स बटी हुई थी। फर्स्ट थी आपकी चर्च के जो लोग हुआ करते थे। सेकंड थी आपकी मतलब जो किंग से रिलेटेड रखते थे, जो किंग से रिलेट करते थे। और तीसरे हैं अपने फार्मर और मिडिल क्लास पीपल आते थे। ओके, ये था 1789 से पहले का फ्रांस में। तो उसके बाद क्या हुआ? हमने जिसके पता है कि जब फ्रेंच रेवोल्यूशन जो चैप्टर था उसमें हमने पढ़ा कि जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ तो जो जैकोबिन क्लब्स थी, उन जैकोबिन क्लब ने मोनार्की को हटा दिया था। उनके पैलेस में हमला करके सारे टैक्सेस हटा के, क्योंकि जो कि चर्च और किंग थे वो टैक्स नहीं देते थे, वो टैक्स उल्टा लेते थे। कभी भी ले लिया करते थे, कभी भी ले लिया करते। किससे लिया करते थे? उन थर्ड स्टेट वालों से, जो कि थे फार्मर और मिडिल क्लास पीपल्स। ठीक है, अब वो मिडिल क्लास पीपल्स लिया करते। मिडिल क्लास पीपल ने सोचा कि भाई हम तो दास हैं, अब हमें सहना ही नहीं है। ठीक है, तो उन्होंने ना सहने के लिए उन्होंने साफ बात की कि हम तो करेंगे हमला। उन्होंने चर्च के ऊपर हमला कर दिए, उन्होंने फिर किंग के पैलेस के ऊपर हमला कर दिया, और उन्होंने उसको टेक डाउन करते हुए उन्होंने अपने एक क्लास बैठाई जिसका नाम था द जैकोबिन क्लब। ठीक है, तो उन्होंने जैकोबिन क्लब तो बैठाई, बट एक चीज वो बहुत गलत की, क्योंकि उन्होंने भी जो थोड़े बहुत भी राइट्स थे वो भी छीन ली उनसे, कि कोई बाहर जाके ट्रेड नहीं कर सकता। ठीक है, कोई बाहर जाके ट्रेड नहीं कर सकता। सारे जितने भी रिपोर्टिंग सिस्टम्स थे, न्यूज़पेपर वगैरह सारे बैन हो गए थे, क्योंकि जैकोबिन चाहता नहीं था कि कोई मेरे खिलाफ खड़ा हो, और जो भी खड़ा होता था उसको ग्लूटेनाइज कर दिया जाता था ग्लूटेन में। ठीक है, तो उनको ग्लूटेनाइज कर दिया था ग्लूटेन में। तो इधर लोगों ने सोचा इधर बात हुई फिर जैकोबिन ने क्या एक और काम किया था कि उसने दो और
कहते पार्लियामेंट्रीज बनाई थी, उसने 2 पार्लियामेंट्रीज बनाई थी। फर्स्ट पार्लियामेंट्री एंड सेकेंड पार्लियामेंट्री। अब इन पार्लियामेंट्री में पता है क्या डिफरेंस था कि भाई होता है कि हम बात करें अपने खुद के घरों की बात करें कि भाई बहन में कभी कोई एक मानता है, दूसरा रूठ जाता है, दूसरा मानता है तो तीसरा रूठ जाता है। तो इधर ही ये बात हुई कि जो फर्स्ट वाला जो लॉ बनाता था सेकंड वाले को पसंद नहीं आता, अब सेकंड वाला जो लॉ बनाता था तो फर्स्ट वाले को पसंद नहीं आता। ये हाल था वहां पर। तो ये हाल होने की वजह से उन्होंने क्या कहते हैं, अनस्टेबिलिटी आ गई, फ्रांस में पूरा अनस्टेबिलिटी आ गई, कहीं पर भी शांति नहीं थी। तो इसी शांति को देखते हुए एक अपने महान इंसान खड़े होते हैं जिनका नाम है नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में हम सब जानते हैं कि वो कौन था, फिर भी कौन था, तो वो एक आर्मी का जनरल था। ठीक है, तब उसने ये देखा कि भाई हर तरफ झगड़ा हो रहा है फ्रांस में, तो हम ही राजा बन जाते हैं। तो नेपोलियन बोनापार्ट जी आए, और नेपोलियन ने आके सबसे पहले क्या काम किया, नेपोलियन ने पहले लोगों को राइट्स दिए। क्या दिए? फर्स्ट इसने राइट्स दी, दूसरा उसने राइट्स तो दी, फिर राइट्स दी, दूसरा कि उसने ट्रेडिंग शुरू कर दी। ठीक है, बट उसका एक तीसरा डिफेक्ट था कि उसका ये डिफेक्ट था कि वो लोगों को कहता था कि तुम्हारे घर तुम आर्मी में ज्वाइन होगे, कोई बिना आर्मी में ज्वाइन नहीं होगा तो उसको मरवा दिया जाएगा। तो ऐसे हुआ कि तब उसको सबको आर्मी में ज्वाइन होने को बोला। तो अब सभी लोग ना चाहते हुए भी आर्मी में ज्वाइन हो रहे थे, क्योंकि वो घर से अगर कोई आर्मी में ज्वाइन नहीं हो रहा तो उसको घर से उठवा लेते थे, उठवा लो भाई इसको यहाँ से, हम इसको तो आर्मी में ज्वाइन करवाएंगे। तो यही हुआ। तो इधर बात हुई कि तब उसने तो आर्मी बैठाई। तो इधर मैं रफली यूरोप का नक्शा बना रहा हूँ, कोई गौर नहीं करेगा, मैं रफली बना रहा हूँ, बस ऐसा दिखता नहीं है। तो बात की जाए तो यहाँ पर अपना फ्रांस था। अगर इधर बात करें तो इधर ये स्पेन हो जाएगा, इधर स्पेन है, इधर फ्रांस है। ठीक है, इधर सॉरी उल्टा बना दिया इटली को मैंने, इधर अपनी ये इटली रही। ठीक है, तो इधर ही बात रही कि जब फ्रांस था तो वो उसने एक्सपेंडेशन शुरू कर दिया, और लोग बहुत खुश हो रहे थे उस वक्त। लोग बहुत खुश हो रहे कि भाई हाँ भाई नेपोलियन आने वाला है, नेपोलियन हमें राइट्स देगा, बहुत कुछ देगा, क्योंकि वो दूसरे जगहों पे जैसे आपका यूनाइटेड किंगडम हो गया, आपका इटली हो गया, आपका स्पेन हो गया, आपका फिर बवारिया हो गया, आपका सार्डिनिया हो गया, आपका फिर होली रोमन एम्पायर हो गया, पुर्शिया हो गया, ऐसे जगहों पे वो राइट्स नहीं दे रखे थे उनके किंगडम्स ने। ठीक है, तो यहाँ पर ही हुआ कि तब वो फ्रांस एक्सपेंड होने शुरू हो गया। तो फ्रांस ने एक्सपेंड में क्या किया, फ्रांस ने एक्सपेंड तो किया अपने आप को, बट एक बात लोगों को आया, भाई ये हमें राइट्स तो दे रहा है, बट ऐसी काफी चीजें जो ये हमें नहीं दे रहा, कि इसको इलेक्शन नहीं थे वहां पर। ठीक है, लोगों को राइट्स थे पर वुमेन्स को राइट्स नहीं थे। तो एक बहुत फेमस कहा जाता है कि जो नेपोलियन था वो कभी नहीं हारता था, बट वो एक चीज, नेपोलियन आया, जब नेपोलियन ने ये देखा कि भाई सब यहाँ पर सब कुछ बिगड़ा हुआ है, आपस में कोई भी लोग आपस में नहीं है, तो उसने क्या किया, उसने ये किया कि वो आया और उसने जैकोबिन को हरा कर, खुद जैकोबिन को ग्लूटेनाइज करवाकर, जब उसने जैकोबिन को ग्लूटेनाइज करवा दिया तो ग्लूटेनाइज करवाकर वो खुद बन गया नेपोलियन बन गया पूरे फ्रांस का किंग। तो फ्रांस का किंग बना, तो उसने क्या किया, उसने सारी कस्टम ड्यूटीज हटा दी, जितने भी कस्टम ड्यूटीज थी वो हटा दी, असेंबली बनाई गई, प्रॉपर मेजरमेंट आया, वेट मेजरमेंट आया, प्रॉपर वेट मेजरमेंट आया।
ठीक है, प्रॉपर वेट मेजरमेंट है, और एक फिक्स्ड करेंसी आई, और साथ में राइट टू ऑल, राइट टू इक्वालिटी आई। तो ये करीबन 4, 1, 2, 3, 4, 5 चीजें जो नेपोलियन था उसने लागू की अपनी नेपोलियन कोड, जिसे हम सिविल कोड भी कहते हैं। तो ये नेपोलियन कोड अपना आया था, जो कि ये जो अपना नेपोलियन कोड था जिसे हम सिविल कोड भी कहते हैं, ये भाई साहब सिविल कोड आया था 1804 में, 1804 में आया था। बट इसका इस नेपोलियन कोड में या सिविल कोड में ये बात थी कि जो कि लोग थे, उसने नेपोलियन ने कहा था कि भाई तुम्हारे घर से या तुम है आर्मी में ज्वाइन हो गए, इसके अलावा और कोई चॉइस नहीं है। तो इसी चॉइस को मानते हुए लोगों को उठा लिया जाता था घरों से, ठीक है। तो लोग आने लगे, लोग आने लगे हैं, लोग उसके आर्मी में ज्वाइन होने लगे। कोई ज्वाइन नहीं होता तो उसको घर से उठा के ज्वाइन करवाते। फिर ज्वाइन करवाने के बाद उसने क्या किया कि जो क्या कहते हैं, जो इटली था अपने प्यारी से, जो इटली जिसके आजकल बातें भी चलती है मोदी जी को लेकर, है। तो यहाँ पर ये अपना इटली था, तो फ्रांस ने क्या किया, इटली को पूरा इन्वेड कर दिया, क्योंकि उसका जो किंगडम था उसको पूरा इन्वेड कर दिया इटली को। और कब क्या, इटली को इन्वेड कर दिया, ठीक है, इटली को इन्वेड कर दिया गया। और इन्वेड करने के बाद कितने में इन्वेड किया, 1797 में। 1797 में इटली वॉज इन्वेडेड, ठीक है। इटली को इन्वेड कर दिया गया, क्योंकि अब इटली को इन्वेड करने के बाद भाई साहब ने पूरे यूरोप पे, नेपोलियन ने पूरे यूरोप पे अपना कब्जा जमा लिया। अपना कब्जा जमाने के बाद नेपोलियन बड़ा खुश था, बट लोगों को लगा कि भाई साहब यह हमारे साथ रॉन्ग कर रहा है, ये गलत है, हम नहीं चाहेंगे इसकी बातें। तो यही सब कुछ देखते हुए लोगों ने इसके ऊपर वॉर बोल दी। लोगों ने तब करीबन 1859 में एक वॉर है, फेमस वॉर, वाटरलू वॉर 1815 में हुई थी। 1815 में वाटरलू वॉर 1815 में हुई थी, ठीक है। वाटरलू वॉर 1815 में हुई थी, और जिसमें जो नेपोलियन था, वो डिफीटेड हो गया था, क्योंकि उसके खुद के ही लोगों ने उसके ऊपर धावा बोल दिया था। तो वहां पर ही नेपोलियन हार गया। और फिर काफी जो कंट्रीज थी, जिस कंट्रीज को इन्वेड किया गया था, जिसके स्पेन, प्रूशिया, बवारिया, स्विट्जरलैंड, इटली, फिर प्रूशिया, ओटोमन एम्पायर, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया, और फिर प्रूशिया, होली रोमन एम्पायर, ऐसी चीजें, ये जो सारे किंगडम्स थी, इन किंगडम्स ने एक साथ बैठे और उन्होंने एक ट्रीटी साइन की, ट्रीटी ऑफ वियना, जिसका नाम है ट्रीटी ऑफ वियना साइन की, कि इसमें ये बोला गया था, ट्रीटी ऑफ वियना साइन की गई। ट्रीटी ऑफ वियना में ये बोला गया कि भाई साहब अब तक नेपोलियन ने जितने भी किंगडम को इन्वेड किया, इन्वेडेड किंगडम्स, वो सब वापस दोबारा रीस्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि जितने भी किंगडम्स में उसको इन्वेड किया गया था, वो सारे जो एक्सपेंशन था, जितना भी एक्सपेंशन था फ्रांस को, उसको छोटा कर दिया गया। फ्रांस को वापस फ्रांस बन गया, जितना उसका एरिया था वो रह गया। और फिर बाकी सारी कंट्रीज आज़ाद हो गई। आज़ाद होने के बाद क्या हुआ कि
ये सब कुछ पर और बर्बन डायनेस्टी वापस रिस्टोर हो गई, यानी वापस आपका क्या कहते हैं उसको फ्रेंच, आपका जो मोनार्की सिस्टम था वो वापस आ गया, जिसमें आपके एरिस्टोक्रेट्स आते थे, जिसमें आपके एरिस्टोक्रेट आते थे। ठीक है, आपके एरिस्टोक्रेट आते थे, एरिस्टोक्रेट आए तो एरिस्टोक्रेट्स में आते थे रिच पीपल आते थे जो सब कुछ अफोर्ड कर सकते थे। फिर आते थे मिडिल क्लास आते थे जो थे ट्रेडर। ठीक है, तो ये जो रिच पीपल थे वो भी वापस ये करने लगे कि टैक्स लेने लगे, उनको परेशान करते। तो इधर फिर एक बात, तो जो मिडिल क्लास ने एक बात शुरू की, लिबरलिज्म की बात की, लिबरलिज्म की बात की। इसका मतलब होता है फ्रीडम। ये याद रखने का क्वेश्चन आता है, फ्रीडम। ठीक है, उन्होंने फ्रीडम की बात की, भाई हमें तो फ्रीडम चाहिए, हम फ्रीडम लेके ही मानेंगे, बिना फ्रीडम के मानेंगे नहीं। तो उन्होंने फ्रीडम ली और फिर ये चीजें शुरू हुई कब, वाटरलू में हारने के बाद करीबन 15 साल बाद ये रेवोल्यूशन आया फ्रांस में, करीबन 1830 से लेकर 1848, जो कि अब तक फ्रांस का सबसे बुरा टाइम माना जाता है, क्योंकि उस वक्त फ्रांस जो ऐसे दिखता था, इतना बड़ा एरिया था, मैप ऐसे ठीक नहीं है, वो इतना रह गया था। मान लीजिए फ्रांस है, ठीक है, फ्रांस पहले इतना बड़ा था, बट इतने से एरिया में आ गए, क्योंकि जो मिडिल क्लास थे उन्होंने वॉर करके इसको इतना कर दिया। ठीक है, वॉर करके इसको इतना कर दिया। और 1830 से 1848 तक ये बात चली, ये लड़ाई हुई, और करीबन 1848 में फ्रांस में रेवोल्यूशन आ गया। तो अभी इधर हमारे फ्रांस की बात खत्म हो गई, क्योंकि जो कद्दू था वो कट चुका था, और वो कटा हुआ कद्दू हर तरफ गया। अब आगे की कंट्रीज में क्या होता है वो देखेंगे। तो इधर बात आती है अब हमारी यूनिफिकेशन ऑफ इटली की। तो यूनिफिकेशन ऑफ इटली में था क्या? तो यूनिफिकेशन ऑफ इटली में था कि जब जो अपना इटली था अपने एक बुरे दौर से गुजर रहा था, जिसमें इटली क्या था, अब पहले एक था, बट जब उसमें सिविल वॉर स्टार्ट हुआ उसके तब इटली के अंदर ये अपना इटली है, ठीक है। तो इटली के अंदर जब वॉर स्टार्ट हुआ, तब इसके अंदर जब सिविल वॉर स्टार्ट हुआ, तो सिविल वॉर के दौरान क्या हुआ, क्योंकि सब लोग खुश नहीं थे, क्योंकि उनके पास ना ही पैसा था ना ही खाना था, क्योंकि वो भुखमरी से जूझ रहे थे। तो इधर तब लोगों ने सोचा कि हम आपस में 3 भागों में बंट जाएंगे। तो इन लोगों को 3 भागों में बंट गए। तो सबसे पहले था आपका पार्ट टस्कैनी, फिर था पापल स्टेट्स, फिर था आपका क्या कहते हैं इसको, हाँ, नेपोलिस था। ठीक है, ये 3 पार्ट थे, टस्कैनी, पापल स्टेट और नेपोलिस। ठीक है, नेपाल से भी करके आप नेपाल याद करोगे, नेपाल में आप ए हटा के ES कर दो, मतलब एल की जगह ES, एल रखो और ES लगा दो उसके साथ, एक और हटा के ES लगा दो एल के बाद, तो नेपोलिस हो जाएगा। है, तो इधर ये 3 किंगडम्स आए, आगे 3 किंगडम। तो इसमें टस्कैनी में क्या होता था कि किंग रूल करता था, नेपोलिस में स्पेन की जो किंग्स थे वो रूल करते थे, जो राजकुमार थे वो, और पापल स्टेट में जो पंडित वगैरह, जिसका पोप्स का राज रहता था। हमारे में जो पंडित होता है उनके में पोप्स होता है। और आज का जो वेटिकन सिटी है वही पहले का पापल स्टेट था। आप सोचो कि वेटिकन सिटी फिर इतना सा क्यों रह गया, क्योंकि तब यूनिफिकेशन हो रहा था, जब इटली को तब जोड़ा जा रहा था, है, तब उन्होंने सोचा कि भाई पोप्स का तो राज हट जाएगा, अगर इटली यूनिफाइड हो गया तो पोप्स का राज हट जाएगा। तो पोप्स का राज हटने ना देने के लिए उन्होंने एक अर्जी रखी। तो उन्होंने कहा कि हम आपको तो अगर हम आपको मिटाएंगे, आपको हम छोटा सा एक एरिया दे देंगे,
है, पर आपकी जितनी भी बाहर की चीजें होंगी हम वो संभालेंगे, जितनी भी विदेश का होगा, जितनी भी इंटरनल प्रॉब्लम्स होगी वो हम सब संभालेंगे। तो उन्होंने कहा चलो भाई ठीक है। तो इधर तभी 3 भागों में बटे हुए थे। तो इधर क्या हुआ था कि तो इधर क्या हुआ था कि जो बिफोर द यूनिफिकेशन ऑफ इटली डिवाइड इनटू 7 स्टेट्स मिड 19th सेंचुरी। सार्डिनिया पिटमेंट रूल बाय इटालियन प्रिंस, जो कि जो और यहाँ पर सार्डिनिया था, यहाँ पर सार्डिनिया था, यहाँ पर सार्डिनिया था। सार्डिनिया पिटमेंट वाज रूल्ड बाय इटालियन प्रिंस was ruled by the Pope and और जो पापिस्टिक में पता है वो पोप्स के रूल, और द साउदर्न वे रूल्ड बाय बर्बन किंग्स ऑफ स्पेन, जो कि बर्बन किंग्स थे स्पेन के, वो इन जगहों पे राज क्या करते थे। ठीक है, इन जगहों पे राज क्या करते थे। तो अगर हम बात करें फिर आगे की, तो इधर काफी लोग आए, तो फिर इधर काफी लोग आए जैसे कि अपने गियुसेप मज़ेनी हो गए, गियुसेप मज़ेनी आए, और काफी सारे हमारे रेवोल्यूशनरी आए फ्रांस में, सॉरी इटली में, जिसके अपने सबसे फेमस गियुसेप मज़ेनी आए। जो गियुसेप मज़ेनी एक यंग मैन थे, वो चाहते थे कि वो इटली का यूनिफिकेशन करे, इटली को एक साथ लाए। तो इन्होंने इटली को एक साथ लाने के लिए क्या किया, उन्होंने है एक क्लब बनाया, एक सीक्रेट क्लब बनाया है यंग इटली के नाम से। ठीक है, तो उन्होंने बनाया और ग्रुप ज्वाइन करने और सीक्रेटली है वो सबकी इटली को कैसे यूनिफाइड करना है वो सारे जानते। बट जो किंग के रूल के वजह से एक वॉर में वो मारे गए, और उन्होंने फिर उनके जो बाकी के लोग थे उन्होंने फिर इटली को यूनिफाइड किया। तो ये थी अपनी इटली की बात कि इटली में बस यही हुआ था, ज्यादा कुछ नहीं हुआ। तो अब इधर बात आती है अपने भाई साहब की, जर्मनी जो आज से पहले होली रोमन एम्पायर के नाम से जाना जाता था। कैसे जाना जाता था? होली रोमन एम्पायर के नाम से। ठीक है, होली रोमन एम्पायर के नाम से जाना जाता था। तो ये बात हुई थी। तो अब इधर हम बात करें जर्मनी की, तो ऑन 18 Jan 1871 जर्मनी वॉज नेशनलाइज्ड। अभी ये बात करें होली रोमन एम्पायर यानी जर्मनी की, तो जर्मनी कब उसमें नेशनलिज्म आया था? जर्मनी की बात करें तो उसमें कब आया था? 18 Jan 1871 में उसमें नेशनलिज्म आ गया था। वो कैसे आया था? बट बिफोर इन 1848 से पहले, 1848 से पहले क्या हुआ था? ये कैसा है आप जानेंगे कि 1848 के पहले द नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स वे प्रमोटेड बाय कंजर्वेटिव ऑफ्टन फॉर कैप्चरिंग स्टेट पावर एंड पॉलिटिकल डोमिनेंस ओवर यूरोप। तो क्या होता था कि कुछ अब होते ना इमोशनल ड्रामा या इमोशनल अत्याचार जिसे हम कहते हैं, तो इमोशनल अत्याचार में ये था कि जो कि बाहर के लोग थे वो लोग जर्मनी में आते और जर्मनी में आके कहते कि भाई साहब आप तो भाई गलत रूल हो रहे हो, है हमें नेशनलिज्म आना चाहिए। क्योंकि उन्होंने गा के बताया, उन्होंने बोल के बताया, उन्होंने सभाएं बैठाई और लोगों के अंदर वो इमोशनल अटैचमेंट अपने किंगडम के तौर पे है। 1848 से पहले की बात है कि उन्होंने क्या शुरू किया? नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स नए सेंटिमेंट्स बैठाई। ठीक है, नेशनल सेंटिमेंट्स बैठाई बिफोर 1840 के। ठीक है, ये लोगों को बताया कि आपका अपने भूमि के लिए उनके अंदर प्यार जगाया, जिसके अपने भारत माता के लिए होता है वैसे ही उनके अंदर प्यार जगाया। ठीक है, ऑफ्टन फॉर कैप्चरिंग स्टेट पावर एंड पॉलिटिकल डोमिनेंस ओवर यूरोप। किसके लिए कि
कैप्चरिंग स्टेट्स कि जो दूसरे स्टेट से उनके लिए कैप्चरिंग स्टेट्स और डोमिनेशन ओवर यूरोप कि जो कि डोमिनेंस है यूरोप के ऊपर, जो भी डोमिनेंस है यूरोप के ऊपर, जो कि जो लोग किंगडम के तौर पे राज कर रहे हैं उनको डोमिनेट करने के लिए उन्होंने जो सोशल सेंटिमेंट्स थे वो जगाए, नेशनल सेंटिमेंट्स वो जगाए। तो इन 1848 द मिडिल क्लास tried to unite different regions of the Germany Confederation into a national state on the leadership of the movement of this national unification। तो इसमें क्या हुआ, in 1848 the middle class people were tried to unite the different parts of Germany, ठीक है, किसके तौर पे, किससे, नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स के द्वारा सेंटिमेंट्स के तौर पे इन्होंने शुरू की। ठीक है, अब सेंटिमेंट्स पे इन्होंने शुरू तो की, बट लीडरशिप ऑफ द मूवमेंट फॉर दिस नेशनल यूनिफिकेशन। ओके, फिर आगे बात आती है यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी द पर्शियन सीएम ओटो वॉन बिस्मार्क। तो जब की बात ये हुई कि तब जो मिडिल क्लास पीपल थे वो ट्राई कर रहे थे कि भाई साहब आप प्लीज एक हो जाओ, हम जर्मनी को वापस बनाएंगे, आप क्यों अलग हो। तो उन्होंने क्या किया, तब लोग बात नहीं माने, प्यार से बातें बोलते, लातों की बातों से नहीं मानते। तो ये हाल हुआ कि जो लातों के बोलते वो बातों से नहीं मान रहे थे, तो उन्होंने सात बात, उन्होंने जो पुरुषिया के सीएम थे, पुरुषिया के जो सीएम थे ओटो वॉन बिस्मार्क के साथ उन्होंने उनका बिस्मार्क की हेल्प लेके ओटो वॉन बिस्मार्क की हेल्प लेके उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ये किया कि जो कि जितने भी पार्ट्स थे, डिफरेंट पार्ट्स थे जर्मनी के, डिफरेंट पार्ट जर्मनी के थे, उन पे हमला कर दिया। जर्मनी के उनको इन्वेड कर दिया। और इन्वेड करने के बाद जर्मनी का यूनिफिकेशन हो पाया। तो ये था आपके जर्मनी में, और ये कब आया, 1871 में, 18 जैन 1871 में। ठीक है, तो ये था अपनी जर्मनी ऑफ यूनिफिकेशन के बारे में। अब बात आती है द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में बात की आती है हमारी कि क्या हुआ था, सब बात है। तो द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में द ग्रीक ऑल्सो वांटेड नेशनल्स एंड हंगर ऑफ इंडिपेंडेंस। जो ग्रीक के लोग थे उनको भूख थी, दे हैव हंगर ऑफ इंडिपेंडेंस। they have or they and they also want to be independent. 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 They also want to be independent.
नेशनलिस्ट। तो वो चाहते थे कि हम भी भाई नेशनलिस्ट हो जाए, हमें भी अलग, अब हमें भी अलग रहना है, हमें पसंद नहीं कि दूसरों की हम बक बक सुने, दूसरों की हम बात सुने। तो उन्होंने क्या किया, वो जो ग्रीस थे, जो ग्रीस के लोग थे, वो नेशनलिस्ट होना चाहते थे, इंडिपेंडेंट होना चाहते थे। तो उन्होंने ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्ट की। दे स्टार्टेड Greek for War of Independence। देन स्टार्ट। तो और जो ग्रीक था वो किसके अंडर में आता था, ओटोमन एम्पायर के। जो ओटोमन एम्पायर था वो काफी खतरनाक था, क्योंकि आज का जो टर्की कंट्री है, उसका नाम पहले था ओटोमन एम्पायर नाम था। और ग्रीस था वो इसके अंडर में आता था। तो वो आप चाहता कि अब ओटोमन एम्पायर से भाई अब इंडिपेंडेंस लेना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो आज का जो साइप्रस है उसने भी इंडिपेंडेंस ली थी, ठीक है। बट जो कि ओटोमन था, जो फिर टर्की ने क्या किया, टर्की ने उसके आधे नॉर्दर्न साइड पार्ट पे उसने हमला किया और बन गया नॉर्दर्न साइप्रस बन गया, ठीक है। तो in 15th century the Greece was ruled by the Ottoman Empire, but in 1871 they started the struggle, in 1821 they started the struggle of their independence and many revolution born, in which a revolutionary comes named Lord Byron नाम था, लॉर्ड बायरन नाम था। कि भाई साहब तब 15th सेंचुरी की बात आई, जब 15th सेंचुरी की बात आई तो 15th सेंचुरी में क्या था कि 15th सेंचुरी में ये बात आई कि भाई साहब इधर ग्रीक इंडिपेंडेंस की बात चल रही है। तो इधर ग्रीक इंडिपेंडेंस में क्या हुआ कि ग्रीक इंडिपेंडेंस में ये हुआ कि लोगों को भूख थी है कि वो इंडिपेंडेंस चाहते हैं, वो नेशनलिस्ट होना चाहते हैं। तो 15th सेंचुरी में जो ग्रीस था वो ओटोमन एम्पायर के अंडर में आता था। अब ओटोमन एम्पायर के अंडर में आने की वजह से वो अब ये आसान नहीं था कि वो ओटोमन एम्पायर से बाहर हो पाए। तो करीबन 1821 में उसने अपनी जो फ्रीडम की स्ट्रगल थी उससे स्टार्ट की, वो रेवोल्यूशन से स्टार्ट किया, ओटोमन एम्पायर के खिलाफ वो लड़ा। तो करीबन जो उनके बहुत बड़े साथी थे लॉर्ड बायरन, जो कि एक क्या कहते हैं इंग्लिश राइटर या फिलोसफर थे। उन्होंने भी काफ़ी ग्रीस के लोगों का साथ दिया। वो अपनी वाइफ के साथ उन लोगों का साथ देते, उनको फूड देते, मनी देते हैं और आर्मर्स देते कि वो लड़ाई कर सके। और फिर एक वॉर के दौरान उनकी डेथ हो जाती है। वॉर के दौरान उनकी डेथ हो जाती है, वो भी बस बीमारी की वजह से उनकी डेथ हो जाती है। और करीबन 1832 में जो ग्रीस है वो इंडिपेंडेंट हो जाता है, ठीक है, 1832 में। और ये वर्ल्ड की पहली ऐसी कंट्री थी जो कि इंडिपेंडेंट होती किसी एम्पायर से, ठीक है। तो अब इधर बात आती है, अब इधर भाई साहब बहुत ज्यादा हो गया लड़ना मराना, ओके। तो भाई अब इधर हो गया बहुत लड़ना मरना, दूसरों के लिए करना, ठीक है। तो अब इधर बात आती है अपने प्यारे से किंगडम जिसने अपने ऊपर राज किया, ठीक है। ब्रिटिश किंगडम के बारे में बात आती है। तो ब्रिटिश किंगडम की बात की जाए तो हम देखो वो 4 पार्ट्स में है, इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम और अपना यूनाइटेड किंगडम हो गया, और फिर अपना ब्रिटेन हो गया, ठीक है। तो चौथा है, टोटल 3 नाम है, इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम और ब्रिटिश। तो ब्रिटिश में क्या
कि ये अपना, मैं पहले मैप बना देता हूँ ब्रिटेन का। तो ब्रिटेन का आप मैप की बात करें तो कुछ ऐसा दिखता है। हाँ, तो ये अपना ब्रिटेन है पूरा, ठीक है। ये अपना ब्रिटेन है जो कि 4 भागों में बटा हुआ है। पहला है अपना इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड, ठीक है। तो इधर बात आती है कि हम देखते हैं कि क्रिकेट देखते हैं, तो क्रिकेट में कभी भी देखा ब्रिटेन का जो इंग्लैंड के प्लेयर होते हैं वो कभी भी उनका झंडा नहीं आता। ब्रिटेन का कभी झंडा नहीं आता। इंग्लैंड का सिर्फ झंडा आता है जो कि एक रेड क्रॉस है और आसपास व्हाइट है, ठीक है। तो इधर से ही ये हुआ कि आप समझते कि पहले ये कंफ्यूज रहती थी कि ये अलग क्यों है, क्योंकि स्कॉटलैंड भी खेलता है, स्कॉटलैंड का अलग है, व्हाइट क्रॉस है, फिर आसपास ब्लू है, वेल्स का अलग झंडा है। क्योंकि जितने भी है ना, ये आपको दिख रहे हैं, स्कॉटलैंड है, वेल्स है, नॉर्दर्न आयरलैंड है और इंग्लैंड, ये अलग अलग कंट्रीज हैं, बस ये अलग अलग कंट्रीज है। जबकि ये जो है ना, इंग्लैंड ने इनको इन्वेड किया है, इनको इन्वेड कर रखा है, इनको अपने अंदर कैप्चर कर रखा है, बट वो भी रोमांटिज्म से। अब भाई रोमांटिज्म क्या होता है? अब रोमांटिज्म से बात ये निकलती है प्यार से समझाना, प्यार से समझाना कि भाई प्यार से उन्होंने कैसे समझाया। तो प्यार से समझाने की बात ये निकली तो प्यार से समझाने की जो इंग्लैंड था, इंग्लैंड यूज्ड रोमांटिज्म to make an empire, ठीक है। तो उसने इन चीजों का यूज किया। तो सबसे पहले वेल्स को लिया, फर्स्ट इट ट्राइड टू वेल्स, देन स्कॉटलैंड, ठीक है, स्कॉटलैंड। और तब वेल्स और स्कॉटलैंड आपस में मिलते हैं, तब यूनाइटेड किंगडम बनता है। ठीक है। अब फिर जो आयरिश था, जो नॉर्दर्न आयरलैंड है, उसके ऊपर उसने हल्की फुल्की वॉर की, नॉर्दर्न आयरलैंड पे उसने वॉर किया, नॉर्दर्न आयरलैंड लैंड पे उसने वॉर किया, और उसने अपना पूरा जो यूनाइटेड ब्रिटिश है, ब्रिटेन है, उसने बनाया। तो करीबन आपका जो कि 1782 में England got established between England and Scotland and get resulted the formation of United Kingdom of Great Britain, ठीक है। तो उस करीबन 1702 में अपना ब्रिटेन बन गया। बस यही था पूरे चैप्टर में। अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक, अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। हैं, अगर आपको ऐसे ही और वीडियोस चाहिए हैं लर्निंग बेस पे, SST बेस पे, साइंस बेस पे, तो मैं वीडियो बना, आप बस मुझे मोटिवेट करें। और मैं अपनी, अगर आपको मेरे नोट चाहिए, क्योंकि मैं अब तक आपको जो पढ़ा रहा था वो सारे मेरे ये नोट्स थे, ठीक है, ये सारे मेरे नोट्स थे। तो आपको नोट्स चाहिए, साइंस के नोट्स चाहिए, SST के नोट्स चाहिए, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, DM कर सकते हैं, मैं आपको भेज दूंगा। हाँ, मैं अपनी इंस्टाग्राम की ID मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूँगा, और आपको अगर आपको साइंस से फर्स्ट चैप्टर की वीडियो देखनी है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। सो थैंक यू, ये था बैक बेंचर्स, और आपका धन्यवाद।